कंस्ट्रक्शन गाइड बाय आसिम नहास में खुश आमदीद। आज हम बात करेंगे कि अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, आपके पास सेविंग्स हैं, तो आप कौन सा रास्ता इख्तियार करें। आप बैंक में पैसे रखें या प्रॉपर्टी में रखें। आपके पास दोनों ऑप्शनें मौजूद हैं। आप बैंक में जाएं, वो भी आपको वेलकम करेंगे, और अगर आप थोड़ा सा कर लें सर्वे, थोड़ी मेहनत करें और मार्केट में घूमें फिरें और कोई अच्छी जगह देखकर उस किसी जगह किसी प्लाट में किसी मकान में इन्वेस्ट कर लें, तो इन दोनों में आपको किस चीज़ में फ़ायदा कम होगा, किस चीज़ में ज़्यादा होगा। तो अभी सबसे पहले हम बैंक को देख लेते हैं। बैंक जो है बेसिकली आपको तकरीबन 10 साल के अंदर तकरीबन आलमोस्ट आपको डबल पैसे रिटर्न करता है। अगर आप 10 साल के लिए पैसे फ़िक्स करते हैं तो वो आपको 10 साल के बाद पैसे डबल देगा। बिलफर्ज आपने वहाँ पे 20 लाख रुपए रखे हैं तो वो 40 लाख रुपए आपको रिटर्न में दे देगा। लेकिन अगर आप प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो वो आलमोस्ट 4 गुना तकरीबन आपको पैसे ज़्यादा मिलेंगे। यानी तकरीबन समझिए कि अगर 20 लाख रुपए का आपने आज प्लाट लिया है तो 10 साल के बाद तकरीबन वो 80 लाख के राउंड अबाउट होगा। तो 80 लाख या मे भी इससे ऊपर हो। अभी ये आपकी बाइंग पे है, ठीक है, कि आपने किस जगह किस वक्त में वहाँ पे प्लाट ख़रीदा। आमतौर से देखा जाए तो ज़्यादा जो ग्रोथ होती है वो जब कोई सोसाइटी नई डेवलप हो रही होती है, वहाँ पे थोड़े बहुत मकान बन रहे हों, तो उस जगह पे आप जब प्लाट ख़रीदते हैं ना, तो वो जो है आपको ज़्यादा बेनिफिट देता है। लेकिन एक बात जहन में रखिए कि कोशिश की आपने यही करनी है कि आपने फ़ाइल नहीं लेनी, क्योंकि जो इन्वेस्टर्स होते हैं जो वो तो फ़ाइलें ले लेते हैं और रिस्क लेते हैं कि आज फ़ाइल ली, 2-3-4 दिन बाद 5, 10, 20, 50 हज़ार लाख रुपया ऊपर मिला, उन्होंने फ़ाइल को सेल कर दिया। लेकिन आपने इस तरह का, क्योंकि आपने लंबी इन्वेस्टमेंट करनी है, तो आप वो प्लाट लें जो मौके पर मौजूद हो और आप वहाँ पे जाकर देखें उसे, और फिर उसके बाद डिसाइड करें कि ये हाँ ये ठीक है, इसकी लोकेशन अच्छी है, उसमें इन्वेस्ट करें। वो इंशाल्लाह आपको आपकी एक सेफ़ इन्वेस्टमेंट होगी। जिस तरह बैंक के अंदर पैसे महफूज हैं, सेम इस तरह प्रॉपर्टी के अंदर भी आप अगर प्रॉपर्टी की ख़रीदारी के असूलों को आप मद्देनज़र रखेंगे तो इंशाल्लाह आपको फिर उसमें ना धोखा होगा ना नुकसान होगा। तो अभी ये देखिए कि बैंक इतने पैसे दे रहा है, बज़ाहिर तो ये 10 साल में डबल बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन इसकी प्रॉपर्टी इतनी ज़्यादा क्यों, इतनी ज़्यादा जो है वो उसके मुकाबले में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट क्यों दे रही है। बेसिकली ज़मीन आपको हर एक को पता है कि वही है जिसमें हम रह रहे हैं। ज़मीन दिन ब दिन तेज़ी के साथ कम होती जा रही है, आबादी तेज़ी के साथ बढ़ती जा रही है, ज़मीन कम होती जा रही है। जो पहले देहात थे अब वो शहर बन रहे हैं। और हमारी मिसाल ले लीजिए, जिस तरह हम इधर अभी इस्लामाबाद में हैं, तो इस्लामाबाद किसी ज़माने में आज से 30 साल 40 साल पहले बिल्कुल एक मखसूस सेक्टर्स थे और थोड़ा सा इलाका था कैपिटल का, दारुल-खिलाफे का। लेकिन अभी आप देखें तो जो पहले देहात थे वो सारे अब इस्लामाबाद के इस अंडर आ चुके हैं, और वहाँ पे डिफरेंट सोसाइटीज़ बन रही हैं। वहाँ पे डिफरेंट किस्म के प्रोजेक्ट्स जो है ना रियल एस्टेट वालों ने शुरू कर दिए हैं। कुछ प्राइवेट सोसाइटीज़ हैं, कुछ CDAs बना रहा है, तो ये बहुत ज़्यादा फैलता जा रहा है। इवन कि यहाँ आप देखें इस तरह फैलता फैलता जो है रवात के भी अंदर वो कलर सईदा वाली साइड की तरफ इस्लामाबाद जाना शुरू हो गया है। अगरचे वहाँ पे अभी डेवलपमेंट का काम थोड़ा स्लो है, लेकिन इन फ्यूचर 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल गुजरेंगे तो वो जो है ना वहाँ पे भी आपको मकानात नज़र आ जाएंगे बनते हुए, और वहाँ पे भी एक्टिविटीज़ शुरू हो जाएंगी, कमर्शियल भी और रेजिडेंशियल भी। और इसी तरह इस साइड पे देखिए आप वेस्ट वाली साइड पे तो फतेह जंग और ये सारा इलाका जो है, स्पेशली एयरपोर्ट की वजह से यहाँ पे सोसाइटीज़ की जो सोसाइटीज़ के जो मालकान हैं उन्होंने इधर आके सोसाइटियाँ डेवलप की हैं, और यहाँ पे भी प्लाटों की सेल परचेज़ का काम काफ़ी तेज़ी के साथ हो रहा है। इवन आप देखिए कुछ अर्सा पहले तक यहाँ पे लोग जाना पसंद नहीं करते थे कि ये वीरान इलाका है, ठीक है, बंजर ज़मीनें और गहरी खाइयाँ। तो अभी वहाँ पे जाएं तो वहाँ पे शहर आबाद हुए हुए हैं, वहाँ पे रोडें बन गई हैं, वहाँ पे सोसाइटीज़ बन गई हैं। कुछ अर्से बाद जाएंगे तो हाई राइज बिल्डिंग्स वहाँ पे बनी हुई होंगे, बड़े बड़े प्लाजे बने हुए होंगे, बड़े बड़े टावर्स बने हुए होंगे। तो ये जो चीज़ है
इस उम्मीद है कि मेरी इस तरह की तमहीद बनने से आपको ये बात समझ आ गई होगी कि ज़मीन हमारे पास मखसूस है जो कि तेज़ी के साथ कम हो रही है और आबादी तेज़ी के साथ बढ़ रही है। बढ़ती हुई आबादी के जो वसाइल हैं उसमें क्या है, इंसान की बेसिक ज़रूरत है रोटी कपड़ा मकान। तो मकान इंतहाई बुनियादी ज़रूरतों में आता है। तो कोई भी इंसान है उसकी हर ज़रूरत भी है और उसकी ख्वाहिश भी होती है कि मेरा अपना घर हो। हर बंदा जो जिसके पास भी पैसे होते हैं वो थोड़े से पैसे इन्वेस्ट करके तो प्लाट ले लेता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता पैसे इकट्ठे करके उस पर ऊपर मकान बना लेता है। तो इस तरीके से आबादी के बढ़ने की वजह से ज़मीनों की कीमतें तेज़ी के साथ बढ़ती हैं। आज के मुकाबले में अगर 10 साल बाद इन जो वहाँ पे प्लाट अगर आज 20 लाख का मिल रहा है तो 10 साल बाद देखेंगे तो वो 70, 80, 85, 90, 1 करोड़ के राउंड अबाउट वो प्लाट हुए होंगे। तो ये जो इसकी एक रीज़न कि ये है कि प्रॉपर्टी ज़्यादा फ़ायदा क्यों देती है। ज़्यादा फ़ायदा देने की बैंक के मुकाबले में जो एकदम से हो जाता है कि ये 10 साल में बैंक जो है डबल करता है और ये 4 गुना कर देती है। इवन के बाद दफ़ा 4 गुना से भी ज़्यादा जो है ना इसके बेनिफिट्स मिलना शुरू हो जाते हैं। इस सिलसिले में एक और पॉइंट है बड़ा ज़रूरी जिसको जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि आप बड़े बड़े बिलियनर्स बंदों को देखिए तो उनके बैग पे भी आपको जो स्टोरी नज़र आएगी कि उनकी तरक्की की वजह या इतने ज़्यादा उन्होंने जो पैसे इकट्ठे कर लिए उसमें जो प्रॉपर्टी है, ज़मीन है, उसकी ख़रीदारी और उनके पास ज़्यादा तादाद में ज़्यादा बहुत बड़ी मिकदार में प्रॉपर्टी का होना ये भी एक फैक्टर है। जितने भी बड़े बड़े बिलियनर्स हैं अगर आप गूगल में जाके सर्च करें और उनको देखिए कि उनके पास कितनी प्रॉपर्टी है तो आप हैरत ज़्यादा रह जाएंगे। और वही उनकी जो प्रॉपर्टी है वो उन्होंने एक दफ़ा ख़रीद ली है ना, अभी वो डे बाई डे उसकी वैल्यू बढ़ती जा रही है और उनकी इमारत में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। बिल्कुल इसी तरह अगर आप देखिए कि बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, अभी इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं, मिसाल के तौर पर स्टेट लाइफ है, EFU है, तो इवन के बैंक्स हैं, बड़े बड़े बैंक्स में देख लें, अभी बैंक है, मुस्लिम कमर्शियल बैंक है यहाँ पे, तो ये जो है काम कर रहे हैं। तो इनका भी अगर आप देखें तो ये आपसे पैसा लेते हैं। इंश्योरेंस कंपनी जो है अपने क्लाइंट से पैसे लेती है, 20 साल की किस्तों प्रीमियम जमा करती रहती है और वही आगे इन्वेस्ट करती है प्रॉपर्टी के अंदर और उसी प्रॉपर्टी से वो प्रॉफिट कमाती है और उस प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा जो है अपने जो इंश्योरेंस के जो करवाई होती है जिन क्लाइंट्स ने उनको बोनसेस वगैरह मिलते हैं और 20 ईयर्स के बाद वो आपको एक हैंडसम अमाउंट दे देते हैं। तो ये उनकी इन्वेस्टमेंट है। इवन मतलब आप देखिए कि बैंक भी आगे प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्ट करता है। इवन कि अपनी कोई बिल्डिंग ले ली, कोई टावर ले लिया, उसको रेंट आउट कर दिया तो उसे क्या होता है कि उसे रेंट भी आ रहा होता है उनको और प्लस उस टावर की वैल्यू डे बाय डे जिस तरह 10 साल बाद 5 साल बाद उसकी वैल्यू बढ़ रही होती है तो वो आपके पैसे से ही कमा कर आपको वो वापस कर रहे होते हैं, ना कि वो अपने पल्ले से कोई प्रॉफिट आपके पैसे अपने पास रखते हैं और आपको कुछ उसमें से कोई शेयर दे देते हैं। अभी इसी तरह अगर आप देखिए कि अगर बिलफर्ज आप समझते हैं कि फ़लाँ बंदे ने को प्लाट लिया था, उसके साथ धोखा हो गया, उसके पेपरों में मसला था, ये हो गया वो हो गया, तो आप इस तरह करें कि आप बड़े बड़े ख़तरात मत लें, आप छोटी इन्वेस्टमेंट करें। और कहाँ पे करें? आप अपने एरिया में जहाँ आप रह रहे हैं दाएँ बाएँ इधर उधर आप मुख्तलिफ़ लोगों से मिलें, डीलर हज़रात से मिलें और अच्छी खासी जांच पड़ताल करने के बाद आप छोटी इन्वेस्टमेंट कर लें। 2 मरले, 3 मरले, 4 मरले, 5 मरले का कोई प्लाट ले लें, कनाल 2 कनाल की जगह मत लें, ठीक है। और मुख्तलिफ़ पॉकेट्स के अंदर लें। बिलफर्ज आप 2 प्लाट या 1 प्लाट लेते हैं अपने एरिए में तो एक थोड़ा परे करके थोड़ा दूर करके ले लें, किसी सोसाइटी में भी ले लें, ठीक है ना। वैसे भी एक कहावत मशहूर है कि सारे जो अंडे होते हैं वो एक ही टोकरी के अंदर नहीं रखने चाहिए, ठीक है। उससे क्या होगा अगर वो टोकरी गिर जाती है तो तमाम के तमाम आपके जो अंडे हैं वो टूट जाएंगे। बेहतर है कि उनको डिफरेंट पॉकेट्स के अंदर डिवाइड कर दें। इसी तरह प्रॉपर्टी को भी आप एक ही एरिया के अंदर सारे जो है ना सारे प्लाट मत खरीदें। इवन किसी एक सोसाइटी में भी मत लें, मुख्तलिफ डिफरेंट किस्म की सोसाइटीज़ में लें, क्योंकि बाद सोसाइटीज़ में भी प्रॉब्लम आ जाते हैं कि वो मुख्तलिफ किस्म के जो है ना इश्यूज़ बन जाते हैं। मिसाल के तौर लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी है, वो उसके एरिया में उधर पंजाब साइड पर अगर कोई सोसाइटी बन रही है तो हो सकता है वो किसी वजह से उनके ऊपर कोई बैन लगा दें, रिस्ट्रिक्शन लगा दें, वहाँ पे काम रुक जाए या उनका स्टे हो जाए। या रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी है, यहाँ भी कोई प्रॉब्लम बन जाए, या फैसलाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी है, फैसलाबाद के अंदर कोई सोसाइटीज़ बन रही हैं तो वहाँ पर
वो उनको किसी अगर मकसद ये है समझाने का, अगर फ़र्ज़ किया अगर एक सोसाइटी के अंदर कोई किसी किस्म का कोई इशू बनता है तो आपकी इन्वेस्टमेंट अगर उसी सोसाइटी के अंदर सारी होगी तो आप सफ़र करेंगे। लेकिन अगर आपकी इन्वेस्टमेंट मुख्तलिफ सेक्टर्स के अंदर है, मसलन एक आपने 3 प्लाट लिए और 3 अलग अलग सोसाइटीज़ के अंदर लिए हुए हैं और आप वहाँ पे मकान बनाना चाह रहे हैं या कोई काम करना चाह रहे हैं, तो क्या होगा कि आपके अगर एक सोसाइटी के अंदर कोई इशू चल रहा है तो आप दूसरी साइड पे जाके अपना काम कर सकते हैं। इसी तरह एक और ख़ास पॉइंट है कि अगर आप देखिए कि अगर बिलफर्ज जिस तरह आपने पैसे बैंक के अंदर इन्वेस्ट करने हैं या प्रॉपर्टी में करने हैं, अभी ये 2 चीज़ें होंगी। अगर आप प्रॉपर्टी और इसके अलावा साथ बैंक में नहीं करते, आप कहते हैं कि हम कोई अपनी दुकान बना लेते हैं, हम किसी दुकान में इन्वेस्ट कर देते हैं, या बिलफर्ज दुकान को भी रहने दिए, आप ये रखिए कि आपने किसी गाड़ी में पैसे इन्वेस्ट कर दिए, मसलन आपने कोई गाड़ी ले ली, तो आप ये देखिए कि 10 साल के बाद आपकी उस गाड़ी की क्या वैल्यू होगी और 10 साल में आपने उस गाड़ी से क्या कमाया होगा। अगर इस पूरी कैलकुलेशन को देखें और अपनी प्रॉपर्टी वाली इन्वेस्टमेंट को देखें तो मुझे पक्का यकीन है कि आपको प्रॉपर्टी के अंदर ज़्यादा फ़ायदा होगा। मिसाल के तौर पर अभी मैं आपको रिसेंटली एक बंदे की मिसाल देता हूँ कि उन्होंने एक घर बनाया, तकरीबन उनके आज से 30 साल 35 साल पहले उनके पैसे लगे थे तकरीबन 7 मरले घर में तकरीबन 2.5 लाख रुपया। ठीक है, उन्होंने 62 हज़ार रुपये की ज़मीन ख़रीदी थी और बाकी ऊपर उस वक़्त कास्ट मकान की कम आती थी, तो तकरीबन ढाई पौने 3 लाख का उनको वो पूरा घर पड़ा था। आज जबकि उस घर की वैल्यू कम से कम 2 करोड़ रुपए आज से 30 साल बाद तकरीबन 2 करोड़ रुपए के करीब होगी। अच्छा, अब 2 करोड़ रुपए उसकी ये वर्थ, प्लस उन्होंने उस घर को, वो घर था ट्रिपल स्टोरी, तो उन्होंने उस घर को रेंट आउट किया, 3 मंजिलों का वो किराया भी लेते रहे। ठीक है, तकरीबन आलमोस्ट 25 से 30 साल वो किराया भी लेते रहे। अच्छा, उसके बाद ये जो इनकम थी उनकी इजाफी थी और आज उनकी अगर वर्थ देखें तो 2 लाख 2.5 पौने 3 लाख रुपया लगा था, तो कई गुना 10 मतलब 4 गुना 5 गुना 6 गुना 8 गुना 10 गुना नहीं, अगर 10 गुना करें तो वो तकरीबन 25 लाख बनती है, जबकि वो तकरीबन 2 करोड़ के राउंड अबाउट वो प्रॉपर्टी होगी। तो अगर वो 2.5 लाख रुपया पूरे का पूरा बैंक में रखते और आज 30 साल के बाद उनको कितना एक बैंक ने दे देना था, टोटल 2.5 के साथ 2.5 दे देना था 10 में। ठीक है, 2.5 और कर दें, 2.5 और कर दें, इवन के हम कर लेते हैं कि जनाब बैंक ने उनको 5 गुना दे देना था या 7 गुना या 10 गुना जो है ना, हालांकि ऐसा होता नहीं है। तो अगर दे भी दे बैंक तो 20 लाख 25 लाख, जबकि इस मकान में से कई लाख रुपए उन्होंने रेंट आउट किया। शुरू में किराए कम थे, मसलन 10,000 12,000 15,000, लेकिन इस वक्त तकरीबन कम से कम जो है वहाँ पे उनको 45 से 50 हज़ार रुपया रेंट अभी इस टाइम आ रहा है, और जो उनकी प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ी है वो एक अलग है। तो अगर इसके मुकाबले में अगर देखें कि अगर वो बिलफर्ज को गाड़ी लेते और उसको चलाते, तो गाड़ी की तो डे बाई डे वैल्यू कम होती है, जैसे ही शोरूम से निकलेगी उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, रोड पे चलेगी तो तब भी उसकी वैल्यू कम होगी, वो काम निकालेगी, उसके दिन डे बाई डे उसके कोई पार्ट्स ख़राब हो जाएंगे, कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई मसला मसाइल, इवन के 10 साल बाद 15 साल बाद 20 साल बाद 30 साल बाद आज वो गाड़ी स्क्रैप में जाती। तो अब ये घर तो स्क्रैप में नहीं है, ये तो इसने तो दिन दुगनियाँ और रात चुगनियाँ तरक्कियाँ की हैं, इवन कि उनको किराया भी मिलता रहा और आज उनकी घर की जो वैल्यू है वो तकरीबन 2 करोड़ के राउंड अबाउट है। तो इस हिसाब से अगर आप देखें तो ये आपको मेरी इन तमाम बातों से, तमाम मिसालों से आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा कि प्रॉपर्टी के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना ज़्यादा फ़ायदेमंद है ना कि बैंक में रखना। लेकिन प्रॉपर्टी में भी जब आप पैसा इन्वेस्ट करें इंतहाई समझदारी के साथ, और आप कोशिश किया करें कि मेरी वीडियो को शुरू से आखिर तक देखें। अभी आने वाली वीडियो में मैं इंशाल्लाह वीडियोस जो हैं मैं चंद अगली बनाऊंगा, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपने प्लाट लेना है, ज़मीन लेनी है, तो उसके लिए किन किन बातों का आपने ख्याल रखना है, कौन कौन से असूल ज़वाबित आपने पे अमल करना है, जिसकी वजह से आपके साथ ना कोई धोखा होगा ना किसी किस्म का आपको कोई नुकसान होगा। उन तमाम बातों पर आप अमल करेंगे, इंशाल्लाह आपकी इन्वेस्टमेंट सेफ़ रहेगी, सेफ़ एंड साउंड रहेगी, और आपको आने वाले वक्त में कई गुना फ़ायदा होगा।
तो ये थी मेरी अब तक की वीडियो। आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो काइंडली मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इनको शेयर कीजिए ताकि और लोग भी इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। और अपनी कीमती आराक से हमें कमेंट सेक्शन के अंदर लाजमी आगाह किया करें ताकि हमारी इस्लाह हो। और हमारी हौसला अफजाई के लिए आपसे दरख्वास्त है कि आप हमारे इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें और जो घंटी का बटन है उसको भी प्रेस कर दें। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। अभी तक के लिए इतना ही। आसम नास को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।